हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गणित पेडागोजी, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005। इस टॉपिक की खास बात दोस्तों ये है, ये हर सेक्शन में पूछा जाता है, चाहे वो आपका हिंदी पेडागोजी हो, आपकी मैथ पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या ईवीएस पेडागोजी हो। ठीक है, तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन में बनता है। तो 5 सेक्शन है दोस्तों हमारे स्टेट लेवल फर्स्ट में। तो 5 क्वेश्चन दोस्तों एनसीएफ 2005 से आने ही आने हैं। अगर हम बात करें इसके बेस की, कि एनसीएफ 2005 हमारा बेस बनाता है पूरे सीटेट का। जिस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक है वो हमारा बेस बनाता है पूरा सीटेट का, उसी प्रकार ये टॉपिक भी हमारा क्या बेस बनाने में काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको हमारे सीटेट की थोड़ी सी दोस्तों, मैं आपको आउटर नॉलेज देता हूँ सीटेट को पास करने की। 3 पॉइंट है दोस्तों हमारे। 3 पॉइंट कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। PYQ है दोस्तों आपका 3rd नंबर पर, वो करना है आपको 3rd नंबर पर। 2nd नंबर पर जो आपको करना है वो है टैग वर्ड। अब टैग वर्ड दोस्तों कुछ लोगों को यानी कुछ बच्चों को नहीं पता है कि टैग वर्ड क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं जिनसे क्वेश्चन हल होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी पे बेस नहीं है तो वो टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट हमारा क्या है एनसीएफ 2005, एनईपी 2020-22, एनसीएफ 2023। इस तरीके से क्या है कि ये चीज़ें आपको एनसीएफ से रिगार्डिंग एनईपी, आरटी एक्ट 2009, हमारे ये 4-5 टॉपिक है जो आपके फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनसीएफ 2005 आखिर है क्या। एनसीएफ 2005 में ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। ये चीज़ें एनसीएफ 2005 में विषयों पर चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किसने करी है, तो आपको उसका भी नाम याद रखना है और कहाँ से हुई है। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषा में किया गया है। 8वीं अनुसूची में दी गई भाषा में किया गया दोस्तों, जो हमारा एनसीएफ है उसकी जो ट्रांसलेशन है यानी कि अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा में क्या गया है, ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में दी गई भाषा में क्या गया है, तो आप बता देंगे 8वीं अनुसूची में क्या गया है। ठीक है, अब चलते हैं एनसीएफ 2005 का नाम दोस्तों बहुत बार मैंने पढ़ा दिया है। अब इसकी जो उत्पत्ति है वो किसने करी है, अब इसको तैयार किसने करा है। अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको तैयार भी करा हुआ दोस्तों किसी ने। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या तैयार किया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, आपको याद रखना है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल। अब जो हमारे यशपाल ने प्रोफेसर थे उन्होंने 5 सिद्धांत दिए एनसीएफ के। 5 सिद्धांत बिल्कुल याद रखने दोस्तों, 5 के 5 सिद्धांत बिल्कुल एज इट इज याद करने आपको, जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये रहे दोस्तों आपके 5 सिद्धांत एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो हमारा दोस्तों ज्ञान है उसको क्या है कि स्कूल के बाहर भी जोड़ना। जो चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी है, अब जो चीज़ें हम पढ़ने के बाद उसको अब हम खेल रहे हैं। जैसे कि हमने क्या स्कूल में सीखी काउंटिंग, स्कूल में सीखी हमने काउंटिंग 1 2 3 4। अब इनका दोस्तों कोशिश करना कि छोटे छोटे बच्चे बाहर जाके स्कूल से बाहर छुट्टी होने के बाद भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बैट बॉल खेल रहे हैं तो 1 एक बॉल फेंक दी, दूसरी बॉल फेंक दी, तीसरी बॉल फेंक दी।
इस तरीके से क्या है कि जो स्कूली ज्ञान है वो बाहरी जीवन से कनेक्ट हो गया। इस चीज़ को हमें जोड़ना है, बढ़ावा देना है, इंकरेज करना है किसी चीज़ को। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली से मुक्त रखा जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे खुद के ज़माने में क्या था कि पहले चीज़ों को रटवाया जाता था, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना आए, लेकिन चीज़ों को रटवा देते थे बहुत अच्छे से। जैसे कि मैं कोई पोयम बता दूँ आपको। पोयम में क्या था, पहले मछली जल की रानी जीवन उसका पानी, पहले क्या कि उसको रटवाते थे। अब क्या है, उसको विद एक्टिविटी के साथ करवाते हैं। मछली जल की रानी एक्टिविटी करा के बच्चे से, पहले मैडम खुद सिखाएगी, उसके बाद बच्चे एक्टिविटी करके। कोई भी पोयम है सबसे पहले रटवा देते थे, लेकिन अब क्या है, एक्टिविटी के साथ। यानी कि अब हम उसको रोट लर्निंग नहीं कहेंगे, अब हम उसको क्या कहेंगे कि बच्चा खेलते हुए सीख रहा है किसी चीज़ को। अब चलते नेक्स्ट, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। अब जो हमारा करिकुलम है दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है वो पुस्तक केंद्रित ना हो, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो पुस्तक पर केंद्रित ना हो। जैसे कि पेपर में कोई क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल एज इट इज हमें नहीं बताना है, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल रटवाना नहीं है। उसे हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का मतलब ये है। अब क्वेश्चन को समझाएंगे कैसे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो हमारी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित, एनवायरनमेंट केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बालक केंद्रित। तो आपका जो सुटेबल आंसर है वो है दोस्तों बालक केंद्रित। यानी कि हमें इस पर पुस्तक को गलत साबित करना है और बच्चे को सही साबित करना है। एक जब भी आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जैसे कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमें हमेशा बालक को प्रीफर देनी है ज़्यादा, कि बालक को ही सर्वोपरि मानना है। अगर कहीं पर बालक को गलत साबित हो रहा हो, गलत साबित कर रहा हो कोई क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करके हमें बच्चे को ही सर्वोपरि मानना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो बात अलग है, अगर बात पॉजिटिव में है तो बच्चे को ही सर्वोपरि मानना है। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है आपको। अब है आपका फोर्थ पॉइंट, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब दोस्तों जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है आपको, अब चाहे वो शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, आपके ईवीएस की हो, आपके मैथ की हो, वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से। अब गतिविधि क्या है, एक्टिविटी है, जो मैंने आपको बताया मछली जल की रानी, वो एक्टिविटी करके बता रहा है। तो हमें शिक्षा को क्या करना है, एक्टिविटी से जोड़ना है हमेशा। अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार की जाए। अब दोस्तों हमें अपने देश के प्रति भी विद्यार्थियों को तैयार करना है कि भारत माता की जय, मतलब देश के प्रति भावना को जागृत करना है बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी हमने तैयार कर दिए उनमें देश की भावना बिल्कुल नहीं है, तो हमें कुछ भावनाएं देश के प्रति भी जगानी है उनके अंदर। तभी हमारे सभी स्कूलों में 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाई जाती है। 15 अगस्त मनाई जाती है, वो इसलिए ही मनाई जाती है ताकि बच्चे में थोड़ी सी और किसी किसी में पूरी राष्ट्र के प्रति आस्थावान जागृत हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये 5 सिद्धांत जो मैंने पढ़ाया दोस्तों आपको, ये चीज़ें आपको एज ए टीज याद करनी है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट इन्हीं से पूछ लेता है। अब है एनसीएफ के प्रमुख सुझाव। अब जो एनसीएफ के कुछ प्रमुख सुझाव भी है, कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन भी है जो एनसीएफ ने दिए है, वो भी क्वेश्चन में क्या है कि हमेशा पूछता है। क्वेश्चन लगते भी नहीं चाहिए दोस्तों, मैंने बताया एनसीएफ 2005 हो गया, आपका आरटी एक्ट 2009 हो गया, आपका एनईपी 2020 हो गया, एनईपी 2022 हो गया, ठीक है। और आपकी 1-2 पॉइंट और है छोटे छोटे, इन्हीं से क्वेश्चन लगता है ज़्यादा सीटेट में। अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो इन्हीं पे आधारित है। अब पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 का पहला पॉइंट है, बालक सक्रिय है। एनसीएफ ने क्या कहा है कि बालक एक्टिव है, वह स्वयं से सीखे और स्वयं से करे, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे। हमारा मानना क्या है दोस्तों, जब बच्चा गलतियां करता है तो हम उसको गलत ठहराते हैं,
लेकिन जो हमारा एनसीएफ है वो क्या कहता है कि बच्चे को गलती करनी चाहिए तभी वो सीखेगा कुछ, उसको जोड़ तोड़ करनी चाहिए, चीज़ों को तोड़ना चाहिए, वो तभी स्वयं से सीखेगा और तभी स्वयं से ठीक करेगा उस चीज़ को। ये चीज़ें हम हमारे एनसीएफ कहता है। एनसीएफ फिर नेक्स्ट क्या कहता है, बालक सक्रिय व सामाजिक गतिविधियाँ हैं। अब बालक को वह सक्रिय बता रहा है और वह सामाजिक गतिविधि के अंदर है, कि बालक का समाज के अंदर रहना अनिवार्य है, उसकी सामाजिक एक्टिविटी भी होनी जरूरी है। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है। अब यानी कि विशाल पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा किताबें मोटी नहीं होनी चाहिए। कभी दोस्तों आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो आपने अब से 2019 से पहले 19 में क्या था दोस्तों, आपका एनसीईआरटी आ गई थी यूपी में। तो मैं इसकी वो नहीं कर रहा दोस्तों यूपी के लिए, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। 2019 से मैंने 12th करी थी, तो 12th मैंने दोस्तों 2019 में करी थी। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा करा स्पेशल एजुकेशन में, यानी कि मेरा जो डिप्लोमा था वो था दोस्तों 20 से 22 वाला बैच। 2 साल करने के बाद दोस्तों मैंने 22 के फिर एंड में सीटेट का एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं, मैंने वहाँ से सीटेट का फॉर्म रखा। फॉर्म फिल करने के बाद मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों अगले साल 2023 में 4 फरवरी को। 4 फरवरी को एग्ज़ाम था। भगवान की देन से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जो सीक्वेंस है इस मोटी किताब के बारे में, जो मेरा पर्पज है बताने का वो ये है कि 2019 में ही मेरा लक ऐसा था कि एनसीईआरटी पढ़ी मैंने 12th क्लास में, जबकि उससे पहले यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं थी। उससे पहले क्या थी, एक मोटी मोटी किताब थी दोस्तों, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो दोस्तों आपकी केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो। मैथ की दोस्तों क्या थी, 12th में 2-2 बुक्स थी, वो भी मोटी मोटी। लेकिन एनसीईआरटी लगने के बाद छोटी छोटी पतली पतली बुक आ गई। तो वो क्या है कि हमें पाठ्यक्रम को बिल्कुल बड़ा नहीं बनाना है और मोटी किताबें नहीं रखनी है, क्योंकि वो क्या है, प्रतीक क्या है, वो असफलता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अगर दोस्तों हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हमें क्या है कि उसको किसी चीज़ को थोपना नहीं है उसके ऊपर। हमें क्या, एक एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट में रहकर, एनवायरनमेंट से बतलाकर कि किसी चीज़ को समझाना है। कोई भी चीज़ हो एनवायरनमेंट के लेकर, रियल ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। सह शैक्षिक गतिविधि में बच्चे के अभिभावक भी जोड़े जाए। अब दोस्तों जो को करिकुलम जो एक्टिविटी होती है आपकी, तो को एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, उनमें क्या है, हमारे जो पेरेंट्स है, पीटीएम जिसे बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो इसलिए ही होती है ताकि बच्चे की गतिविधि में हम बच्चे के अभिभावक को ऐड कर सके, उसकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड हम पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए वो होती है और ये होनी भी चाहिए दोस्तों। इसका जो एनसीएफ वो बढ़ावा करता है इस चीज़ का, कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बच्चे की स्कूल एक्टिविटी में ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों कि हमारी पिटाई होती थी बहुत ज़्यादा, और बच्चे को उस मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था। मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या था, पहले पेरेंट्स भी इतने वो टीचर को नहीं बोलते थे कुछ भी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होता था। लेकिन आज की डेट में क्या दोस्तों, अगर कोई टीचर किसी भी बच्चे को हिट करता है तो पेरेंट्स क्या है कि ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जल्दी ही। तो इसलिए वो एनसीएफ 2005 अगर इस बात को नहीं भी कहता, तो भी आज के टाइम में दोस्तों क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पीटना नहीं चाहता, पिटवाना नहीं चाहता अपने टीचर से। चाहे वो भले ही खुद पीट ले अपने बच्चे को गलती पर, लेकिन वो किसी के और के थ्रू अपने बच्चे को पिटवाना नहीं चाहता, अपना पीटते हुए देखना नहीं चाहता। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप एनसीएफ 2005 की बात देखें तो सजा व पुरस्कार को क्या है, इसने नकारा है। पहले के टाइम में क्या था, एक पुरस्कार भी दिया जाता था। अगर आप फर्स्ट रैंक आते हैं, सेकंड आते हैं और थर्ड आते हैं, उसमें भी आपको क्या पोजीशन मिलती थी। लेकिन हमारे पेरेंट्स पुरस्कार को तो एक्सेप्ट करते हैं और सज़ा को नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन
जो एनसीएफ 2005 है वो दोनों को नेग्लेक्ट करने की बात कहता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। जो हमारे एनसीएफ है उसने क्या बताया कि 4 कौशल है भाषा सीखने के: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से याद रखें तो 4 कौशल कौन कौन से हैं? LSRW। आप इस चीज़ को ऐसे याद रखो। अब इसका मतलब क्या है? L से हो गया आपका लिसनिंग, S से हो गया आपका स्पीकिंग, R से हो गया आपका दोस्तों रीडिंग, W से हो गया आपका राइटिंग। अब मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही है कि बच्चा जो सबसे पहले सीखेगा वो क्या सीखेगा? सुनना सीखेगा, बोलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा या लिखना सीखेगा? जो बच्चा सबसे पहले सीखेगा वो सीखेगा LSRW का सीक्वेंस आप याद रखो। L से क्या है? सुनना, यानी कि बच्चा सुनना सीखेगा सबसे पहले, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी एनसीएफ 2005 में। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। पहले के टाइम में क्या होता था? बच्चों को डरा डरा के एक डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाया जाता था कि बच्चे को डरा देते थे अगले दिन के लिए कि अगले दिन तुम्हारी पिटाई होगी अगर तुम इस चीज़ को याद करके नहीं आए। तो बच्चे याद करके ला देते दोस्तों डर के मारे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बच्चे को हमें डराना बिल्कुल नहीं है। उसको क्या है, एक आनंद और वह संतोष से जोड़ा जाए। हमें क्या है, एक प्रफुल्ल तरीके से कि बच्चे को आनंदित किस तरीके से हम कर सकते हैं इस टॉपिक को प्रति, कि इस टॉपिक, ताकि ये टॉपिक बच्चे की याद हो जाए और इसको एक सेटिस्फेक्शन, यानी कि बच्चे को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए कि मैंने ये चीज़ें सीखी आज स्कूल में। तो किस टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ाएं, इससे जोड़ना चाहिए दोस्तों, ना कि डर और अनुशासन से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की टॉपिक में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है और थोड़ी सी भी मुझे मेरी मेहनत पे आपको विश्वास हुआ है तो मैं दोस्तों आगे आने वाले टाइम में आपको इतने अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। चलो दोस्तों कमेंट मत करना, लेकिन क्या है कि एक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।